जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट। आज मैं फिर अपना वीडियो रात में बना रहा हूँ। हम लोगों ने सुबह के वीडियो में औरंगजेब तक शुरू करने वाले थे। उसके पहले तक हमने लगभग पूरा शाहजहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगली वीडियो में मैं औरंगजेब के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, औरंगजेब को अक्सर सुनते होंगे आप, या औरंगजेब के नकारात्मक ही आप सुनेंगे। औरंगजेब रोड का नाम बदल के डॉक्टर कलाम रोड कर दिया गया। औरंगजेब जिसने देश में हजारों मंदिर तोड़े। औरंगजेब जिसने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित किया। औरंगजेब वही था जिसने कि, तो ये सब एक ठीक है, ये सब एक हद तक इनको हम किनारे रखते हैं। हम औरंगजेब के जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उससे कोई प्रश्न बन सकता है उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में औरंगजेब का एक तरीके से हम बिना किसी कि कोई पक्ष लिए औरंगजेब का ना औरंगजेब के पक्ष में बोलते हुए हम औरंगजेब के बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर वो कहीं सही है तो उसको सही भी बताया जाएगा और गलत है तो उसको गलत भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम ना औरंगजेब के साथ है ना खिलाफ। तो सबसे पहले हम औरंगजेब के देखिए, शाहजहाँ के 4 पुत्रों में औरंगजेब सबसे बड़ा था। ठीक है, इसके 4 पुत्र, एक औरंगजेब हो गया, दारा शिकोह हो गया, उसके बाद शाह शुजा हो गया, एक और थे, 4 थे। तो औरंगजेब जो था ना, ये इसका शाहजहाँ से एक तरीके से मेल नहीं खाता था। तो शाहजहाँ दारा शिकोह को बहुत पसंद करता। रियल में दारा शिकोह के बारे में जो लिखा गया है बहुत बड़ा विद्वान था, और वो रियल में भारत साम्राज्य के या मुगल साम्राज्य का सुल्तान बनने के योग्य था, जैसा दारा शिकोह के बारे में लिखा गया है। तो इसने क्या किया, अलग अलग युद्धों में दारा शिकोह तक को मरवा डाला इसने। तो औरंगजेब के बारे में तो बहुत कुछ प्रचलित है कि औरंगजेब ने तो अपने पिताजी को कैद किया। इसने क्या किया, इसका जन्म हुआ था 1618 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। तो लगभग इसे 90 साल का जीवन मिला। ठीक है, इसने 15 मई 1669 को, ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक कराया कि मैं आज से मुगल सम्राट हूँ और मुझे ही मुगल सम्राट के रूप में जाना जाए। जब ये मुगल सम्राट बना उस समय साउथ में बहुत अस्थिरता का माहौल चल रहा था कि साउथ में लगातार गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इन क्षेत्रों की में लगातार एक तरीके से विद्रोह हो रहा था कि वो मुगल साम्राज्य से बाहर ही रहना चाहते। तो इसके लिए इसने क्या किया, देखिए मेन पॉइंट ही पढ़ना है तो बहुत है। तो इसके बारे में ये कि इसने बहुत सारी शादियाँ की, बहुत सारे बच्चे पैदा किए, वो सब हमको नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए जो मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि दक्षिण में अपना अभियान एक बड़ा शासन किया। मैं आपको बता दूं, अब आप जोड़िए 1659 में इसने शासन शुरू किया और 1707 तक शासन किया इसने। तो आप ये समझ सकते हैं लगभग इसका शासन 50 वर्षों का रहा। ठीक है ना, इसको कई थोड़ा सा डेट इधर उधर भी हो जाती है तो 52 साल भी बोल देते हैं कई लोग। एक लंबा शासनकाल इसने किया। उसके बाद इसके समय में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिसका कारण ये था कि औरंगजेब की नीतियों, उसके पहले भी जब शाहजहाँ से भी संतुष्ट नहीं रहे होंगे दक्षिण भारत के जो राज्य थे, और साथ में औरंगजेब की नीतियाँ तो थी ऐसी। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा दक्षिण में अपनी ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़े। दक्षिण में इसने बहुत सारे अभियान चलाए, क्योंकि औरंगजेब पहले भी, जो मैंने आपको बताया था कि शाहजहाँ ने इसको, औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था पहले। फिर बाद में क्या किया, इसकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो ये 3 हफ्ते बाद पहुंचता है। तो शाहजहाँ इससे और नाराज होता है तो इसको वहाँ से हटा करके गुजरात वाले रीजन में बना देता है। वहाँ भी इसने अभियान चलाया, बख्त खां और पाकिस्तान के कई जो आसरी रीजन, उसको मुगल एम्पायर में लाके मिलाया। ठीक है, औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1686 तक बीजापुर राज्य का संघर्ष किया। बीजापुर के सुल्तान ने 1657 ईस्वी की संधि का उल्लंघन कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो देखिए, बीजापुर जो मैंने आपको बताया था ना, जब बहमनी वंश का विघटन हो तो कई सारे राज्य हुए, उसमें बीजापुर 1657 ईस्वी को स्वयं को स्वतंत्र घोषित करा दिया।
औरंगजेब ने इसी समय सबसे ज़्यादा जो औरंगजेब को परेशान कर रहे थे मराठे, जिसमें शिवाजी 1674 में, इसके बाद हम लोग मराठी भी पढ़ेंगे। 1674 में जिनका राज्याभिषेक हुआ था, तो मराठे जो है गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया औरंगजेब को तो मराठे थे। इसमें दो फैक्टर थे। पहला था कि मराठे जो है वो कट्टर हिंदू और ये कट्टर मुस्लिम शासन चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा कारण ये था कि ये मराठे जो एक तरीके से लूट खसोट करते थे, मतलब इससे ये बहुत परेशान रहता था। मराठे कभी खुला युद्ध नहीं करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते। ये थोड़ा जान गया, ठीक है। औरंगजेब ने 1665 में, 1676 ईस्वी तथा 1679 में बीजापुर पर आक्रमण किया था, और परंतु ये इसमें जीत नहीं पाया था। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं दक्षिण आया, और 1685 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश की सेना बीजापुर भेजी गई। बीजापुर दुर्ग को घेर लिया गया, ठीक है। और 1686 में इसने बीजापुर को अपने अंडर में ले लिया। तो इसका सबसे पहले अभियान देखा जाए तो बीजापुर वाला इसका सफल ही रहा। कई प्रयास करने के बाद इसे बीजापुर इसके अंडर में आ ही गया। फिर गोलकुंडा से औरंगजेब ने 1685 से 1687 के मध्य इसको गोलकुंडा देख रहे हो। अब आप ये देखिए, ज़्यादातर जो भी ये अभियान चला रहा है दक्षिण भारत में चला रहा है, और सब एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। 1685 से 1687 ईस्वी के मध्य इसने गोलकुंडा में संघर्ष किया। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1656 ईस्वी में संधि द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु के बाद अबुल हसन के समय में शासन की वास्तविक शक्ति मदन्ना और अकन्ना के हाथ में आ गई। मतलब कि कहीं ना कहीं कुतुब शाह जो था वहाँ का, गोलकुंडा ने भी अपने आप को इसमें समर्पण कर दिया। बहुत इतना नाम याद नहीं रखना। फिर औरंगजेब ने शहजादा मुजज्जम को गोलकुंडा भेजा, और उसकी कूटनीति गोलकुंडा शासक को हैदराबाद छोड़ने एवं समर्पण करने के लिए विवश कर दिया। तो देखिए, गोलकुंडा का मतलब आज के लंबे एरियाज में था, ठीक है, बड़े एरियाज में था। तो इस तरीके से कभी गोलकुंडा विजय होता, कभी मुगल सेना विजय होती, तो ये लगातार दोनों के बीच एक टसल का खेल लगातार चलता रहता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस औरंगजेब के जो दक्षिण भारत में ही एक तरीके से आप समझ थे मराठों को लेकर के इसका बहुत ज़्यादा, मराठों के साथ तो लगातार इसका तनाव चल ही रहा था। 1659 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, और शाइस्ता खां ने अपने मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी के अचानक शाइस्ता का शिविर पर धावा बोला, और शाइस्ता का घायल होकर औरंगाबाद भाग गया, जिसको औरंगजेब, मतलब इसका मतलब ये था कि लगातार शिवाजी और जो भी मुगल, चाहे तो शाइस्ता खां रहा हो चाहे जो भी सूबेदार रहा हो, उससे लगातार इसका युद्ध चलता ही रहता था। शिवाजी को मारने के लिए इसने औरंगजेब ने किसको भेजा था? जयसिंह को भेजा था। इसी बीच क्या होता था, शिवाजी भी थोड़ा सा फंस गए थे, तो उन्होंने क्या किया, पुरंदर की संधि कर ली अकबर के साथ 1665 के आसपास, ठीक है, 1665 में। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें क्या था कि मुगल सेनाम्राज्य जिसमें पुरंदर की संधि में अपने साम्राज्य के 3/4 भाग, भैया आपको मुगल साम्राज्य बताऊँ, ये मराठा बताऊंगा, तब उनके बारे में भी बताऊंगा, किस एरियाज में थे, कितना उनका शासन था, कैसे शासन चलाते थे वो। इन्होंने भी बहुत एक तरीके से शासन व्यवस्था बहुत मजबूत कर रखी थी, भले ही गुरिल्ला युद्ध करते थे तो क्या हुआ। उसके साथ साथ शिवाजी को 23 दुर्ग समर्पित करना पड़ा, उन्हें मुगलों की अधीनता तक स्वीकार करनी पड़ी। इसके साथ साथ शिवाजी और मुगलों के बीच लगातार कोई ना कोई युद्ध चलता रहा। 1680 से 1707 तक औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र के विरुद्ध भी अभियान किए, और साथ में जब 1707 में मृत्यु हो जाती है तो बस। तो इसकी बात सबसे पहले हमको देखिए, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी जो नीतियाँ थी, यहाँ से मेंस में प्रश्न आने की पूरी संभावना है।
कि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए मेंस में कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में, तो आपको केवल अंधभक्त की तरह नहीं लिख देना है कोई चीज़ को, उसको पूरी तरीके से वेरीफाइड चीज़ों को इस्तेमाल करना है कि ये मतलब उसने इस तरह कट्टरता अपनाई। तो उसकी हम सबसे पहले नीतियों की बात कर लेते, ठीक है। तो धार्मिक, इसमें तो कोई दो रानी को धार मानना था, ये सब मानते, ठीक है। तो उसकी जो सबसे पहले वो उसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ठीक है। उसने जजिया कर को लगाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर। जजिया कर ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, जिससे क्या होता था, धर्म के आधार पे एक तरीके से कर लगाए। अभी देखिए हम इन चीज़ों को पढ़ लेते, बात की हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं से अधिक कर लिए, जजिया कर ही देखिए अधिक लिया जा रहा है, ठीक है। लिया जा रहा है उनसे नहीं लिया। हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने के लिए इसने बहुत सारे प्रलोभन दिए, तलवार का भी इस्तेमाल किया इसने बेशक। हिंदुओं को अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाए गए। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण पूरे साम्राज्य में अनेक विद्रोह। भाई आप इस तरह से किसी के धर्म के प्रति अटैक करो, उस समय तो धर्म का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं विद्रोह तो होना ही था, ठीक है। औरंगजेब का जो शासन था वो कुरान के अनुसार शासन करता था कि भाई जो इस्लाम में कहा गया है वही अकाट्य सत्य है बस। अगर उसमें ये कहा गया कि आपको मतलब महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना, फिर तर्क वितर्क की बात नहीं। उसमें अगर ये ऐसा शासन ही चाहता धर्मांध, उसमें अगर ये कहा गया है कि भाई पुरुषों को ही बाहर का काम देखना है तो पुरुष ही देखेंगे, तो इस तरीके से वो कट्टर उसने क्या किया था ना, कलमा पढ़वाना, नवरोज करना, त्योहार करना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि एक तरीके से कट्टरता की निशानी थी कि मतलब एक तरीके से जो हम इस्लाम का है बस वही से ही, बाकी सारे गलत। उसने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। अभी सही है कि गलत है थोड़ी देर बाद भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसने तीर्थकर को लगाया जो हिंदुओं पे लगाया जाता था। इसके साथ साथ इसने दो तीन शब्द पूछे जाते हैं कि औरंगजेब के समय कई मतलब शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें अबवा मतलब दे देगा कि ये किसका क्या मतलब, तो अबवाद शब्द जो है ये रायदारी परिवहन कर और पानदारी चुंगी कर के लिए था। किसके लिए था? अबवा जो था वो रायदारी परिवहन कर और चुंगी कर के लिए था, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, तो ये सारी चीज़ें औरंगजेब के हो गई कि इसने किस तरीके से इधर कट्टरता का प्रयास किया कि कट्टर शासन चलाया जाए, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब के हम कुछ देखिए इसने कुछ निर्माण भी कराया था, जैसा कि इसने 1713 में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। 1778 ईस्वी में बीबी का मकबरा, इसे कहा जाता है ताजमहल की एक तरीके से ये परछाई मात्र है वो ताजमहल है तो ये ताजमहल की केवल परछाई है। तो इस तरीके से ये इसने अपनी पत्नी राबिया की याद में बीबी का मकबरा 1778 ईस्वी में और 1773 ईस्वी में इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करा। ऐसा नहीं कि ये कराते नहीं थे, निर्माण भी कराते थे। आज भी देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुगल साम्राज्य की बनाई हुई है, ठीक है। साथ में लाल किले का तो शाहजहाँ ने बनवाए थे, लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो आप मोती मस्जिद मिलती है, उसका निर्माण औरंगजेब ने ही कराया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि औरंगजेब का सिखों के साथ कैसे तसलसल। देखिए औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पे एक दिल्ली में मेट्रो स्टेशन भी है, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनके पुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह, जो पटना में पैदा हुए थे। ये जो चीज़ याद रही, इन्हीं गुरु गोबिंद, पटना बिहार में तो पटना साहिब बोलते हैं उन्हीं के नाम पे। इन्हीं की 400वीं जो गुरु गोबिंद सिंह है, इनकी 400वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई थी पिछले साल, तो याद रखना, ठीक है। तो इसने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर जी की गला काट करके हत्या कर दी थी ऑन द स्पॉट, जो कि एक तरीके से उन्होंने इसके धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि धर्म निजी मामला है, वो बहुत सदाचारी जीवन जीते थे, इसलिए इसने उन्हें कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो इस तरीके से हमने देखिए इसने और भी कई जगह धरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया, तुलादान पर प्रतिबंध लगाया। तो इस तरीके से ये अपनी कट्टर नीतियों के लिए जाना जाता है।
1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो होता है कि एक बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए। अब इसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं, इस बारे में थोड़ा समझ के, क्या अगर अजय नीत क्या औरंगजेब की नीति कट्टर थी, या और कोई मुगल एम्परर कट्टर था ही नहीं। देखा जाए तो सभी मुगल एम्परर कट्टर ही थे, अकबर से लेकर के, चाहे तो बाबर तो कट्टर था ही। अकबर ने भी जो धर्म सुलह की नीति बनाई वो बहुत साफ तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहा था, इसमें कोई दो नहीं। हम अगर औरंगजेब को एक अध्ययन करें तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसने हजारों लाखों की संख्या में मंदिर तोड़े देश में, पूरी पूरी बनारस में, मथुरा में आज जो विवाद चल रहा है वो यही किसी का देन है, ठीक है ना। तो लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। इसने कुछ जैसा कि अब इसने एक ऑफिसर की नियुक्ति की थी, सदाचार इसको बोलते थे, मुहतसिब। पेपर में आ सकता है कि मुहतसिब औरंगजेब के टाइम पे, ये इतने दे देगा मुहतसिब मुगल काल में क्या था, ठीक है। तो एक सदाचार का अधिकारी हुआ करता था। तो इसका मानना यह था कि अगर व्यक्ति सदाचारी रहेगा तो चोरी नहीं करेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो अश्लील हरकतें नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये एक इसकी अच्छी नीति थी, ठीक है। उसके साथ इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1663 ईस्वी में। तो कुछ मेरे जो आलोचक होते थे कहेंगे कि इसने सती प्रथा पे आलोचना लगा के धर्म को विनष्ट करी, तो कहीं ना कहीं इसको हमको सकारात्मक लेना चाहिए। तो वही उसमें पति के साथ पत्नी का मर जाना कोई अच्छी बात नहीं ना उस समय के, लेकिन रहा होगा। आज हमें लग देखिए, सती प्रथा को लेकर के आज हमारा दृष्टिकोण अलग है। भाई मान लीजिए सारे लोग रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज युद्ध हो रहे हैं, और सारे पति मर गए, सारे आदमी मर गए। अब पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, तो इससे अच्छा सती के कॉन्सेप्ट उसमें था, तो उस समय के लिए हो शायद सही सही रहा हो, गलत तो कब सही तो कभी नहीं रहा। तो औरंगजेब ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा की घटनाएं, सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल था भारत का, उसने समाप्त किया था। लेकिन 1829 के बाद भी 1987 में आखिरी बार देश में सती प्रथा को लेकर के केस आया था राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से लगभग 150 साल तो ये लग गया। तो कोई भी इस तरह परमानेंट इतना आसान नहीं होता, कोई भी प्रथा चली आ रही है आप उसको खत्म कर। ब्रिटिश ने भी खत्म करने की कोशिश की थी, मैंने आपको बताया था। उसके क्या हुआ, 1857 की क्रांति में उसके एक तरह के रूप में काम कर गया कि धार्मिक नीति भी हमारे हस्तक्षेप करे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि औरंगजेब बेशक को आतताई था, बेशक को मंदिर तोड़ा, बेशक को नहीं, लेकिन उसने जो भी एक तरीके से वो अपनी नीतियाँ चलाता था, उसमें कुछ सही हो गलत, ठीक है। तो उस इस तरीके से एक बैलेंस्ड आंसर को लिखना है मेंस के अंदर। उसके बाद अब 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो जो मैंने आपको बताया था मॉडर्न, मैंने आपको बताई, तो मैंने कहा था आपसे कि औरंगजेब की मृत्यु से ही के बाद से ही आप मॉडर्न माने। मैंने उसमें ये भी कहा था कि 1870 शेखर बंदोपाध्याय जी की पुस्तक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, उसमें उन्होंने ये माना है कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में ब्रिटिश जीतते हैं, तब से लेकर के 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक देश की स्वतंत्रता प्लस विभाजन तक वो है, ठीक। लेकिन आप ये माने 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसके मुगल एम्पायर लगभग खत्म ही हो जाता है, रहता तो 1857 तक लेकिन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद और कई आए, जैसे बहादुर शाह है 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह है 1712 1713 तक, और फारूक सियार है 1713 से लेकर के 1719 तक। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा 5-5 7 साल 7 से 12 तक शासन किया बहादुर शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक। फारूक शाह, देखिए फारूक शेर के बारे में आपको बता दूं, 1717 में ये पूछा जाता है, एक इसने एक तरीके से शाही फरमान जारी कर दिया फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक शाही फरमान जारी किया था 1717 ईस्वी में। इसका कहना ये था, इसका मतलब कुछ लोग बताते कि बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ब्रिटेन के जो कोई डॉक्टर वगैरह ने इसकी जान बचाई थी, तो इसने खुशी में इसने, मैंने इसको आपको मॉडर्न में बताया था, बंगाल में इसने एक तरीके से 3,000 रुपये लेकर, या 3,000 या 4,000, ठीक है, में लेकर के साल भर के लिए एक ब्रिटिश को शाही फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ पे बिना कर चुकाए व्यापार कर सकते हैं। अब ब्रिटिश उसका कब नकारात्मक भी, तो ये पूछा जाता है कई बार कि शाही फरमान उसने कब जारी किया था, तो 1717 में, ठीक है। एक तरीके से प्रपत्र जारी कर दिया था, पास बना दिया था कि आप यहाँ पे इतने रुपए 4,000 रुपये दे दो साल का, और साल भर बाद एक तरीके से आप व्यापार करो, ठीक है। इसका बहुत मुश्किल भी हुआ था। तो उसके बाद
और उसके जैसा ये अब इसने जजिया कर लगाया। बेशक जजिया कर गलत है, धर्म के आधार पर कोई भी कर कभी भी स्वीकार नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके आप अब थोड़ा सा मुगल मराठों में जाए तो मराठी क्या करते थे पता है, वो मुसलमानों पे ज़कात लगाते थे। इसके साथ उत्तर देशमुखी व लगाते थे, वो जिसको कहते हैं हफ्ता वसूली, कि मतलब आप सुरक्षित रहें इसलिए आप हमेशा कर दें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो ये तो हमेशा होता रहा, मतलब ना मराठों का मूल उद्देश्य था कई कट्टर शासन चलाया जाए, हिंदू शादी आज भर जो हिंदूवादी पार्टियां हैं या साउथ महाराष्ट्र के अंदर है, वो मराठा शिवाजी को अपना लीडर मानती है, इसीलिए कहीं नहीं उनको को कम्युनलाइज करना है। ये देखिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक आम आदमी की सोच में यही फर्क होना चाहिए। आपको चीज़ों का तह तक पता होना चाहिए कि आखिर ये शिवाजी की इतनी भक्ति क्यों करते हैं। शिवाजी कोई आज इनको और तो दिलवाने आ नहीं रहे कि यार कैंपेनिंग कर रहे हैं शिवाजी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है कि ये हिंदुत्व के प्रतीक है और हिंदुओं को और कम्युनलाइज करना है, इकट्ठा करना, तो हमें शिवाजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की धर्म की बुराई किसी की कोई कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, वो बता रहा हूँ चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए। मीन्स में आप डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, लेकिन चीज़ों को ऐसे लिखेंगे कि पढ़ने वाले को भी अब ये पता चल जाए कि आप चीज़ों को गहराई से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तो 1700 मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी के समय में विघटनकारी तत्वावी रहे शासन में सैयद बंधुओं का वर्चस्व था। इन्हें हटाने के लिए सम्राट ने निजाम उल मुल्क को वजीर बनवाया। जब इसका विरोध होने लगा तो दक्षिण चला गया और जहां उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। मोहम्मद शाह एक दुर्बल शासक था, उसका अधिकांश समय विलासिता में बीता, इसी कारण इतिहास में उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो आप देखिए 1707 से लेकर के 1748 तक लगभग 40 सालों के शासन, 41 साल क्या है जो भी आ रहे हैं एकदम से योग्य है, इनका ज़्यादा कोई प्रभाव 7-7 8-8 साल ही शासन करें, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1748 तक इसने शासन कर डाला। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन कोई इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए ये सब पूरी तरीके से। अब 1761 में मैं आपको बताऊंगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध तो मराठे और नादिर शाह अहमद अब्दाली में होता है। अब अहमद शाह अब्दाली में होता है, तो मुगल तो और भी पीछे चले, मुगल को तो कोई जान ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हमने औरंगजेब के बारे में लगभग चीज़ें पढ़ ली है जो पीछे में आ सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण, नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताएंगे। थैंक यू।